इस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेड्स रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। और ब्रेड्स रूल समझने के लिए पहले तुम्हें कुछ कंपाउंड जो है उनको देखना होगा और फिर तुम्हें अपने आप समझ में आएगा ब्रेड्स ने जो रूल दिया है उस रूल को देने का रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल तुम इस कंपाउंड को देखो, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, क्लियर है। अगर ये दोनों कार्बन को हम किसी एक कार्बन के थ्रू जोड़ दें, या एक से ज़्यादा कार्बन भी हो सकते हैं, यानी इसको हम इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो कुछ लोगों को देखने में रिंग एक से ज़्यादा भी नज़र आ सकती है। कभी भी कोई कंपाउंड गिवन हो और तुमसे पूछा जाए ये बाईसाइक्लो है या ट्राईसाइक्लो है, तो तुम्हें कैसे आंसर करना है। तो याद रखो, तुम्हें कितने बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत है उस मॉलिक्यूल में जिससे कि वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाए। ओपन चेन जानते हो, यानी कि जिसमें कोई भी रिंग नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये बाईसाइक्लो है या ट्राईसाइक्लो है, इसका पता लगाने के लिए अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, मान लो, और कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं, इसमें से 2 बॉन्ड मिनिमम है, मिनिमम 2 बॉन्ड्स ब्रेक करने पर ये एसाइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा जिसमें कोई भी चेन नहीं होगी। इसका मतलब इसमें कितनी रिंग्स हैं, 2 हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है, कभी भी कोई गिवन कंपाउंड है और तुमसे पूछा हो कि ये बाईसाइक्लो ट्राईसाइक्लो क्या है, तो तुम्हें देखना है मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हमें ब्रेक करने की जरूरत है, सो दैट कि वो एसाइक्लिक हो सके। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें बताना है इसमें कितनी रिंग्स हैं। बाईसाइक्लो है ट्राईसाइक्लो है, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने ब्रेक करी। मान लो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, अभी भी ये एसाइक्लिक कंपाउंड नहीं हुआ है। इसको ब्रेक कर देता हूँ, अभी भी एसाइक्लिक कंपाउंड नहीं हुआ। इसको ब्रेक कर देता हूँ तो ये एसाइक्लिक हो गया है। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने तोड़ने पड़ेंगे, 3। दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। बाईसाइक्लो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ कि अगर उनका नाम रखना हो तो उनका नाम क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। नाम के आगे एक प्रीफिक्स लगाना होगा बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में x.y.z, और पीछे जितने भी कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट हैं, अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो एल्केन, इस तरीके से नाम होगा। अब ये x, y, z क्या रिप्रेजेंट करते हैं। x रिप्रेजेंट करता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट रिंग। सबसे बड़ी जो रिंग बन रही है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक्सक्लूडिंग द ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कौन से होते हैं, ये वाले जो कार्बन होंगे वो ब्रिज है। देखो, अब ये मत समझना कि सर इन दोनों कार्बन के बीच में ये ब्रिज बना हुआ है तो ये ब्रिज हेड है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, तो दिस इज नॉट द ब्रिज हेड, ये तो ब्रिज है। और जो इनको जोड़ रहा होता है, ये दोनों पोजीशन होती है ब्रिज हेड पोजीशन। तो ये भी ब्रिज हेड पोजीशन है, ये भी है। अगर कभी मान लो मैं इसको इस तरीके से डायरेक्टली जोड़ के तुम्हें दिखा दूं, जब ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं तो इनके बीच में कोई ब्रिज नहीं है, तो इसका मतलब ब्रिज हेड की पोजीशन तभी आएगी, जब सिचुएशन तभी आएगी जब इनके बीच में कम से कम एक कार्बन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरीके से भी बना दूं, तो ये अब ये ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। और अगर डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं तो ब्रिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो ये भी दोनों ब्रिज हेड कार्बन ही कहलाते हैं। तो यानी कि तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है और उसमें ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर जितने भी कार्बन होंगे वो x है। तो x सबसे बड़ी रिंग, y उससे छोटी रिंग, और z सबसे छोटी रिंग। इस तरीके से हो सकता है। तो अब इसका अगर मान लो एग्जाम्पल से बात ज़्यादा क्लियर होगी, मैं कह रहा हूँ इसका नाम बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले बात तुम्हें पता है, इसमें 2 बॉन्ड तोड़ने पर ये एसाइक्लिक हो जाएगा। दैट इज वाई इसका नाम जो है वो होगा बाईसाइक्लो। तो नाम के आगे हम स्टार्ट करेंगे बाईसाइक्लो। अब सबसे लॉन्गेस्ट रिंग क्या है, यहां से स्टार्ट करने ब्रिज हेड से। अगर हम बात करते हैं, इसको नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, देखो सबसे लॉन्गेस्ट रिंग की तरफ चलो। सबसे पहली बात 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट रिंग इधर को आते तो भी 4 5 6 और 7। तो तुम जानते हो लॉन्गेस्ट रिंग में 1 2 3 4 टोटल 4 है, लेकिन ब्रिज हेड को छोड़ना है तो कितने हैं, 2। उससे छोटी रिंग, छोटी क्या उसके बराबर ही है, इसमें भी कितने हैं, इन दोनों को छोड़ के ब्रिज हेड को 2। और सबसे छोटी रिंग है ये वाली, कितने हैं उसमें, 1। अब टोटल कार्बन कितने हैं जहाँ तक नंबरिंग की है, हेप्टेन।
ठीक है, बाकी रूल सेम है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो हम ये बोलते 5 और 6 के बीच में क्या है, इन है, यानी 5 इन ऐसे कर देते हैं, हेप्ट 5 इन ऐसे कर देते। ठीक है, नेमिंग इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। इसका नाम होगा बाईसाइक्लो। नंबरिंग स्टार्ट कर दो, कहीं से भी कर सकते हो। 1 2 लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की तरफ जाना है पहले, 3 4 5 6 7 8। इसका नाम है बाईसाइक्लो 2 2 2। क्लियर है। मान लो मैं इसकी बात करता हूं, 6 मेंबर्ड इस तरीके से। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है, किधर से भी कर सकते हो, पर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग की तरफ हो जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम क्या है, बाईसाइक्लो। लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग में कितने कार्बन हैं, 4, उससे छोटे वाली में 2। अब इनके बीच में कोई ब्रिज वाला है ही नहीं, ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में एक भी कार्बन नहीं है। 4 2 0। कितने कार्बन हो गए, ऑक्टेन। क्लियरली अगर ऐसा तुम्हें कभी लगे कि सर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो क्या नंबरिंग पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेट सपोज ऐसे यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, तो नंबरिंग तुम हमेशा लॉन्गेस्ट की तरफ कोई जाओगे, ऐसे नहीं कि ब्रांच को पहले जाना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे ब्रांच आ रही है। लेकिन इधर से नंबरिंग करूँ 3 4 5 6 7 8, किधर पर ब्रांच आ रही है, 7 पे। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जाएगी सबसे पहले, उससे फिर छोटी और उससे छोटी। लेकिन नंबरिंग को इस हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको सबसे कम नंबर मिल सके, पॉसिबल नंबर। तो इसका नाम क्या होगा, बाईसाइक्लो 4। इसमें कितने हैं, 2 है। तो लेकिन पहले 7 पे क्या है, मिथाइल। ब्रांच का नाम पहले आता है 7 मिथाइल। आपके ऐप में एक फोल्डर बना हुआ है IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो वो एक छोटे से कुछ पेजेस हैं, उसके अंदर आप सारे टाइप के कंपाउंड्स की नेमिंग, ये भी वहाँ पे सब चीज़ एग्जांपल्स के साथ हैं, उनको देख सकते हैं। नेमिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। 7 मिथाइल बाईसाइक्लो, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो। कितने कार्बन है इसमें, इन दोनों को छोड़ के, वैसे तो 6 मेंबर रिंग है लेकिन इन ब्रिज हेड को छोड़ना होता है। 4 2 0। और कितने कार्बन टोटल, 8, ऑक्टेन। तो देखो, जिस कंपाउंड को के बारे में हमें पढ़ना है उसकी हमें बहुत अच्छी नॉलेज जो है वो होनी ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं ये, और ब्रिज हेड कार्बन कौन से होते हैं वो भी, उसका भी थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि व्हाट इज ब्रेड्स रूल। अच्छा देखो, अब ये बात तुम इसी मॉलिक्यूल से समझ जाओगे जो मैंने यहाँ बोर्ड पे एक बना रखा है। यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडेशन है sp3। रूल रटने की कोई रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं है, सिर्फ मेरा ये पॉइंट समझना है। अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन नंबर 4 की, अगर ये टेट्राहेड्रल है, sp3 है, तो टेट्राहेड्रल इस तरीके से होता है, लाइक दिस। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, इसने 2 बॉन्ड एक 3 के साथ बना रखा है, यानी इधर वाला 5 के साथ है और इधर वाला जो है वो किसके साथ है, 3 के साथ है। तो एक जो है वो बाहर को आ रहा होगा, यानी बाहर जो आ रहा है वो हाइड्रोजन है, और एक जो है वो ऐसे अंदर को जा रहा होगा, और अंदर को जो जा रहा है वो ये वाला है। इसका मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन जो है यहाँ इस तरीके से बाहर को आता हुआ नजर आ रहा होगा, और ये वाला एक्चुअल में अंदर को जा रहा है, पीछे को जा रहा है। क्लियर है। तभी टेट्राहेड्रल का मीनिंग यही। तो उसको देखो ऐसे, ये कार्बन नंबर 4 समझो इसको, इधर 5 से जुड़ा हुआ है, इधर 3 से, एक बाहर और एक अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ तक तो बात ठीक है। 4th कार्बन इज कनेक्टेड टू 3rd कार्बन, इज कनेक्टेड टू 5th कार्बन। इसको मैंने यहाँ नहीं बनाना चाहिए, मुझे इसको इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये सिचुएशन है, क्योंकि ये तुम्हें ऊपर नजर आएगा, यहाँ नजर नहीं आएगा, ऊपर आएगा। क्लियर। अब ध्यान से समझो, अगर तुम क्या कर रहे हो, ब्रिज हेड कार्बन वाले को तुम sp2 हाइब्रिडाइज कर रहे हो। sp2 हाइब्रिडाइज करने का मतलब है कि मान लो मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया यहाँ से, हाइड्रोजन हटाने के बाद H नेगेटिव हटने के बाद मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज आते ही ये प्लेनर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन मतलब क्या है, प्लेनर। अब प्लेनर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्लेनर आने का मतलब ये है कि इस H को, इस वाले बॉन्ड को जो यहाँ अंदर गया हुआ है प्लेन में, इसको इधर आना पड़ेगा, बिल्कुल इस प्लेन में, तभी प्लेनर हो पाएगा। क्लियर है। या फिर अगर ये ऐसा ही रहे, या तो इनको ऐसे आना पड़े इधर को, तो प्लेनर हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। प्लेनरिटी ऐसा नहीं है, ब्रेड्स रूल ने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पे ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन जो है या sp2 होना कभी होगा ही नहीं, होता है, लेकिन कब नहीं होगा तुम्हें ये बात समझनी है। इसलिए मैं कहता हूँ जब हम रूल रट लेते हैं बेटा, तो हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है, तो हम उसे हमेशा सही मानने लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स, ब्रिज हेड पर कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा तब तक जब तक रिंग का साइज छोटा है, वो अपने आप को रीअरेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा, अब क्या हो सकता है देखो,
इसी बात को जरा ध्यान से समझो, ये दोनों इस तरीके से हैं, ये प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। मैं एक बार टेट्राहेड्रल को फिर से बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ पे टाइम लगता है, लगने दो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो इस तरीके की कुछ सिचुएशन है। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये यहाँ जुड़ा हुआ है 5 और 3 से, हाइड्रोजन बाहर है और एक अंदर गया हुआ है। तुमने इसको तोड़ा, इसको प्लेनर बनाने की कोशिश की, ठीक है। क्या ये रेड वाला तुम्हारे सामने दिखने में दिक्कत हो रही है? इसको मैं आगे कर देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। नंबर ऑफ हैंड्स जो हैं मेरे पास 2 ही हैं। चलो इस तरीके से मान लेते हैं, टेट्राहेड्रल ये पीछे आ रहा है। क्लियर हो गई बात? टेट्राहेड्रल ऐसे ही होता है, ऐसे होता है ना। देखो तो ये 5 इधर 3 इधर। अब तुम इसको जब तोड़ोगे तो मैं कह रहा हूँ प्लेनैरिटी आ सकती है अगर ये ऐसे हो जाए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि लेकिन ये वाला तो पीछे वाला से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ आने वाली, ये छोटी है, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर ये वाली लेंथ बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी आ सकती है। यानी कि अगर मैं इसका कंपैरिजन मैं कहूँ, बताओ यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और लेट्स सपोज इसको देखो, एक कार्बन और बढ़ गया, दोनों में से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? तो तुम अच्छे से जानते हो कि जैसे ही एक कार्बन और बढ़ गया है तो चांसेस है कि ये थोड़ा सा प्लेन में, ये वाला बॉन्ड जो है प्लेन की तरफ आ सके। यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एक बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझो, रूल पे तो हम बहुत ईजिली आ सकते हैं कभी भी जब मन करेगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है जब हम इसको प्लेन में ला रहे हैं, कैसे? दिस इज योर टेट्राहेड्रल, ठीक है, दिस इज योर टेट्राहेड्रल। अच्छा हमने क्या किया? ऐसे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि प्लेन में लाने के और तरीके क्या है। इसको तुम ऐसे रहने दो, तुम चाहो तो इसको ऐसे और ऐसे इस तरीके से भी प्लेनर कर सकते हो। लेकिन ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये वाले बॉन्ड, ये भी तो इनसे जुड़े हुए हैं, तो यही क्यों अपनी पोजीशन चेंज कर पाएंगे? पोजीशन चेंज तब कर पाएंगे अगर ये वाली लेंथ जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं, ये देखो ब्रिज हेड कार्बन जो है ये अब ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों, लेकिन अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज बना दूं तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इन सब से और भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब हमें इसकी टेंशन नहीं है। ये वाले ओरिएंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ेगी ये अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं, यहाँ पर प्लेनैरिटी ला सकते हैं। तो जो ब्रेड्स रूल था वो ये कहता था कि कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पर रेडिकल नहीं बनेगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, या डबल बॉन्ड भी नहीं आएगा। कुल मिला के बात यही है, इन 3 चीज़ों का पॉइंट यही कहना चाहता है वो कि ब्रिज हेड कार्बन sp2 नहीं हो पाएगा या प्लेनर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें रिंग जो है, अदरवाइज अगर उसको प्लेनरिटी में लाना पड़ेगा तो रिंग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है। लेकिन मैंने इसको क्या बोल दिया है कि ये प्लेनर हो सकता है अगर रिंग की लेंथ जो है वो काफ़ी ठीक ठाक हो, बड़ी होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और हम जानते हैं 8 मेंबर्ड रिंग हो या 8 से ज़्यादा हो, उसके बाद तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे इसकी बात करो, तुम्हें ये देखना है सबसे बड़ी रिंग कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी रिंग अगर 8 मेंबर्ड है या उससे ज़्यादा है तो यानी वो कार्बोकैटायन स्टेबल माना जा सकता है। तो इसमें ज़रा ध्यान से देखो, तुम कह रहे हो सर देखो 1 2 3 ये तो अनस्टेबल है, तुमने सबसे छोटी क्यों देखी? ठीक है, इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे, तो इसको ये वाली रीअरेंज नहीं करेगी अपने आप को, ये तो छोटी सी है। ये कर सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं? 10 कार्बन हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी रिंग तुम्हें लग रही है जिसमें 8 मेंबर रिंग बन रही है तो वो सब स्टेबिलिटी रहेंगे कार्बोकैटायन। अब इसमें देखो, मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं, अब इसमें तुम इसको सेलेक्ट करते हुए सबसे बड़ी कार्बन चेन कौन सी कनेक्ट कर सकते हो? रिंग 1 2 3 4 5 6, तुम यहां से 1 2 3 4 5 6 तब भी तुम ऐसे कर सकते हो। तो यानी 6 मेंबर ही बन रही है। तो कंपैरेटिवली अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए तो ये सी कंपैरिजन ज़्यादा स्टेबल है। अगर कोई 7 मेंबर बन रही होगी तो उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ेगी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन जो है वो क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। तो आई होप मैंने अपने आप को बहुत क्लियर कर दिया है। तो आज के बाद तुम ऐसे नहीं रटोगे कि ब्रेड्स के अकॉर्डिंगली ब्रिज हेड पर कार्बोकैटायन रेडिकल या डबल बॉन्ड नहीं आएगा। डबल बॉन्ड आने का भी मतलब क्या है? देखो ना यार, डबल बॉन्ड मतलब आने का भी इस कार्बन को sp2 करना, और sp2 करने का मतलब वही है प्लेनर 120 120 करना। तो यहाँ पर कभी भी इन पोजीशन में डबल बॉन्ड जो है स्टेबल नहीं होगा। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे उनको हम अभी देखने वाले हैं कि एप्लीकेशंस क्या है। लेकिन फिलहाल तुम्हें जो 2 बातें क्लियर होनी चाहिए वो ये है, व्हाट इज ब्रेड्स रूल? आंसर है प्रॉपर तरीके से जो बात समझनी है कि कभी भी ब्रिज हेड कार्बन sp2 नहीं हो पाएगा अगर
जो बड़ी मैक्सिमम सबसे बड़ी रिंग है वो 8 मेंबर्ड रिंग से छोटी हुई तो वो कभी भी sp2 नहीं हो पाएगा। 8 मेंबर्ड है, उससे बड़ी है तो वो स्टेबिलिटी के हो सकती है क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो ये समझना था कि ब्रेड्स रूल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुमसे बात करता हूँ कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस। पेपर में क्वेश्चंस किस किस तरीके से आएंगे और किन किन डिफरेंट चैप्टर्स में तुम पढ़ोगे ब्रेड्स रूल की एप्लीकेशंस, क्योंकि पेपर में ये तो नहीं आएगा व्हाट इज ब्रेड्स रूल, वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ भाई इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है, इनमें से कौन सी एल्कीन स्टेबल है। देयर आर डिफरेंट वेज इनके क्वेश्चन पूछने के लिए। SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा फास्टर शो करेगा। तो मैं एक एक करके ये डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं कि किस टाइप से ब्रेड्स रूल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेड्स रूल। एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेड्स रूल इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है तुमसे कि इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो जरा तुम ध्यान से देखो, रिंग जितनी छोटी है प्लेनैरिटी लानी उतनी मुश्किल होगी। तो जैसे जैसे रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, इन दोनों में तुम देखोगे ये तो 6 मेंबर्ड है, ये भी 6 मेंबर्ड है और ये 1 मेंबर्ड है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें ये और छोटी रिंग है, ये 3 मेंबर्ड रिंग्स है, 4 मेंबर्ड सॉरी। तो इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन की लेंथ बढ़ेगी, चेन लेंथ बढ़ेगी तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो वो अपने आप को अरेंज कर पाएंगे। पर मैंने ये नहीं कहा ये स्टेबल है, मैंने बताया दिस इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की तो बात तभी आएगी जब कार्बन में रिंग जो है वो 8 मेंबर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन ये हो सकता है क्या ये स्टेबल है या नहीं है। तो बहुत बच्चे इसको अनस्टेबल करने लग जाते हैं। ठीक है, तुम्हें ये बात समझनी है, इसमें ब्रिज हेड जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत इजीली पॉसिबल है, ये प्लेनैरिटी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, H+ लूज कर दिया तो ये इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है स्टेबल है। इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा स्टेबल है या नहीं है। अगर इसकी बात करते हैं क्या स्टेबल है या नहीं है, तो जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको ब्रिज हेड समझते हैं जो ब्रिज के हेड पे होता है, जबकि इसको ब्रिज हेड नहीं कहते। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों इस तरीके से होंगे, तो ये भी स्टेबल है। अब इनकी बात करते हैं, इन तीनों में से कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल है। मैंने डिफरेंट टाइप्स कवर किए हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तुम्हें अभी सिर्फ क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन क्लासेस को ध्यान से सुन के मेरी जो बातें हैं, जो मैं पॉइंट समझाता हूँ उनको समझना है। क्वेश्चंस हम लास्ट की क्लासेस में सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे। वैसे भी ये तो सिर्फ एक आइडिया है, जब तुम इनको पढ़ रहे होगे इन डिफरेंट चैप्टर्स में जब ये आएंगे तब वहाँ अपने आप यूज होंगे। GOC का मतलब है मैं तुम्हें आइडिया देने वाला हूँ क्या क्या बेसिक चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इसकी बात करते हैं, ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन, इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि इसको जरा ध्यान से देखो, 3 डिग्री लग रहा है हमें, ये कितना है 2 डिग्री है और ये कितना है 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री के बेसिस पे हम आंसर करते हैं। लेकिन अब यहाँ इसको अगर मैंने तुम्हें दिया है, ये देखो पहले कि ये कहाँ पे ब्रिज हेड पे है। अगर ब्रिज हेड पे नहीं होता तो तुम्हारी डिग्री वाली बात मैं मान लेता। अब ये है ब्रिज हेड पर, तो ब्रिज हेड पे स्टेबल नहीं होता है। तो कार्बन की चेन देखो, तो सबसे बड़ी चेन जो है इसमें भी 6 मेंबर है, इसमें भी 6 है और इसमें भी कौन सी है 6 मेंबर है। तो चेन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बराबर है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं इसमें। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके पास अल्फा कार्बन कितने हैं, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला। 3 हाइड्रोजन इस पे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ से आ सकते हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन और 1 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने नजर आ रहे हैं तुम्हें, 6 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। लेकिन 6 के 6 हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द रियल क्वेश्चन कि सर कौन सा वाला हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। देखो डबल बॉन्ड जब ये हाइपर कंजुगेशन से, मान लो तुम ये H है इसके पास, जब ये हाइपर कंजुगेशन से डबल बॉन्ड इसकी तरफ को आएगा इसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, तो नो इशू। इसके केस में डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, लेकिन इसके केस में डबल बॉन्ड बनेगा ये, यानी कि जब ये वाला हाइड्रोजन हटके डबल बॉन्ड आएगा तो ब्रिज हेड पर एल्कीन बनेगी, और ब्रिज हेड वाला कार्बन अगर एल्कीन बनाएगा तो वो sp2 होगा, और sp2 हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, तो अनस्टेबिलिटी होगी। तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। तो देखने में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट एक्चुअल में कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स। सिमिलरली इस पे आ जाओ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने, देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं तुम्हें, एक यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वाला इन्वॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ब्रिज हेड पे तो वो अनस्टेबिलिटी तरफ रहेगा। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया।
इसकी बात करते हैं। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन देखने में तुम्हें 2 इसके पास नजर आएंगे, 2 इसके पास और 2 इसके पास। वैसे अगर तुम यहाँ इसकी बात करोगे तुम्हें ना तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन यूज हो पाएगा, ना ये वाला और ना ये वाला, क्योंकि अगर ये वाले अल्फा हाइड्रोजन यूज होते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ आता है, ब्रिज हेड वाला बना नहीं पाएगा, यहाँ पर यहाँ आएगा, ब्रिज हेड वाला नहीं बना पाएगा और यहाँ पे भी नहीं बना पाएगा। तो एक तरीके से इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन हैं। तो दिस इज द ब्यूटी। देखने में लग रहे हैं 6। तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं जानते होते हैं वो यही गलती करते हैं, क्या वो नंबर को काउंट करने में लगे होते हैं। जबकि मैंने बताया है द रियल केमिस्ट्री इज कि लोगों की मजबूरियां भी समझो, हाइड्रोजन है पर वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे यहाँ पर तो प्लेनैरिटी की तरफ को बढ़ना पड़ेगा विच इज़ अनस्टेबल। इसको तुम ब्रेड्स रूल के हिसाब से भी याद रख सकते हो। तो स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा 5 अल्फा हाइड्रोजन देन 1 देन दिस इज 0। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा तुम्हें आइडिया दे दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि कौन सी एल्कीन, सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तुम्हें एल्कीन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे आगे एलिमिनेशन रिएक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फिलहाल तुम ये बात ध्यान रखो सिर्फ, क्योंकि जब हम उनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें बार बार इस्तेमाल होगी, इसलिए इनका सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आगे इस्तेमाल होने वाली है। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ ये लो, ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन, दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? तो तुम अच्छे से जानते हो यहाँ ब्रिज हेड वाले ने एल्कीन बनाया है तो वो कंपैरेटिवली क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। तो ज़्यादा स्टेबल इन दोनों में से कौन है? ये है। बाकी एल्कीन की स्टेबिलिटी के मैंने सारे रूल्स तुम्हें बताए हुए हैं, लेकिन देखो अब इससे एक नया केस और जुड़ गया। जैसे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे आगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो नए नए केस जो है वो और भी आगे बढ़ सकते हैं। तुम सिर्फ इन पॉइंट्स को ध्यान रखो, इन पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट जो है वो ये है कि ब्रिज हेड वाली की सिचुएशन को देखो, कब तक स्टेबल नहीं होगा, जब तक 8 मेंबर्ड रिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि और भी बहुत सारे सवाल इस पर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ द कार, अच्छा थर्ड एप्लीकेशन लिखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर कौन दिखाएगा? यानी कि जब तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, तुम्हें यहां एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, SN1 मैकेनिज्म, जिसके बारे में तुमने अगर अभी नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, लाइक दिस, Cl क्वेश्चन ये है इनमें से SN1 रिएक्शन फास्टर जो है वो कौन दिखाएगा? तो हम जानते हैं SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में Cl नेगेटिव हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, देन जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो यानी जिन जिन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है वो वहाँ ये सारे GOC वाले इफेक्ट काम करने लगेंगे। तो हम जानते हैं इसके हटने पर कार्बोकैटायन यहाँ आएगा, इसके हटने पर कार्बोकैटायन यहाँ आएगा और इसके हटने पर कार्बोकैटायन यहाँ आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, इस वाले में एज सच कोई बाइसाइक्लो कंपाउंड नहीं है, ट्राइसाइक्लो नहीं है, तो इसमें कोई ब्रिज हेड वाली कोई सिचुएशन है ही नहीं, दिस इज स्टेबल। इसकी बात अगर करें तो हम जानते हैं ब्रिज हेड है, कार्बोकैटायन अनस्टेबल होगा। इन दोनों में कंपेयर करो तो ज़्यादा अनस्टेबल किस में होगा? इसमें होगा, क्योंकि ये वाली जो रिंग है ये छोटी है, इसमें कंपैरेटिवली ये वाली क्या है, बड़ी है। दैट इज़ वाई सबसे फास्टेस्ट होगा A इसमें, अगर ये B है और ये C है तो करेक्ट ऑर्डर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 का जो सबसे जल्दी दिखाएगा वो A, देन C एंड देन B। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उनको भी अफेक्ट करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कार्बोएनायन, उनकी स्टेबिलिटी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, रेजोनेंस अफेक्ट कर सकता है, इंडक्टिव फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो ऐसे ही अब हम देखेंगे कि ये जो ब्रेड्स रूल है ये भी कई जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो क्वेश्चन है ये वाला कि कार्बोएनायन जो है की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो फर्स्ट इज दिस वन, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। सेकेंड वन इज OET, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, OET, दोनों साइड OET है। और तीसरा वाला है C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3 है इधर भी और CH3 है। अब देखो हम ये जानते हैं कि कार्बोएनायन अगर इसमें CH पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो
कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके साथ भी रेजोनेंस में हो सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस में हो सकता है। हालांकि ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ से लेने की जो टेंडेंसी है कंपैरेटिवली कम होगी। लेकिन अब कंपैरिजन इनमें है, तो पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सिर्फ प्लस आई है ये, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस एम। क्रॉस कंजुगेशन वाली सिस्टम सिचुएशन क्रिएट हो गई। ये अगर ये इसके साथ रेजोनेंस में है तो ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं होगा, ऐसे ही ये भी रेजोनेंस कर रहा है, तो हम जानते हैं प्लस एम जो है इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाला चार्ज जो है इस वाले केस में ज़्यादा डीलोकलाइज रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ से भी लोड पेयर आ रहे हैं। दैट इज़ वाई मोर स्टेबल जो है दिस कार्बन आयन हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा। नहीं जाने का रीज़न समझो क्या है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस में जाएगा तो तुम डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे, यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज इसको। तो बताओ भाई, क्या डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर स्टेबल है? आंसर इज नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं है। दैट इज़ वाई जो इसकी स्टेबिलिटी है इन तीनों में क्या है, कम है। तो ये सारे फैक्टर्स आगे हम पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगे समझने में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस जो है हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन देख लिया, और बहुत क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जैसे हम एंड में करेंगे क्वेश्चन। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ब्रेड्स रूल बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ यूज होता होगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी ब्रेड्स रूल हेल्प कर सकता है सोल्व करने में। तो एक बार देखते हैं, लिखो इफेक्ट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई 50 क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मेरी बात समझने की सिर्फ अगर तुम कोशिश करोगे, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आगे सारे, जीओसी का मतलब ये है कि बहुत ही बेसिक पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और आगे जैसे जैसे हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये इस्तेमाल होते हुए तुम्हें नजर आएंगे। जिसका जीओसी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा वो आगे सब समझ जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जीओसी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। दोनों को ही समझो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। ये दोनों आ गए तो आगे वाले रिएक्शन बहुत ईजिली समझ में, सारा चैप्टर सारी ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इस तरीके से, तुम्हें बताना है this is double bond O, this is double bond O here, this is hydrogen B नाम दिया है मैंने इस हाइड्रोजन का, and this is hydrogen A। तुमसे क्वेश्चन है which hydrogen is more acidic, ज़्यादा एसिडिक कौन है? H प्लस अगर हटता है तो देखो H प्लस हटने पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में ब्रिज हेड पे आ सकता है, तो HA वाले के हटने पर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन आयन नहीं बनेगा, लेकिन HB वाले के हटने पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है। तो किसका हटना ईजी होगा? जिसके जाने पर कार्बो एनायन स्टेबलाइज होता हो। तो HB जो है वो HA से ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, इसके अलावा एक अच्छा और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम्हें, इन्हीं क्वेश्चन से सारी बातें समझ लो। डबल बॉन्ड O, इस तरीके से कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है O है, इसको मैंने HB नाम दिया है। दिस इज HC डबल बॉन्ड एंड H, दिस इज HA, दिस इज HD। हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो जरा ध्यान से देखो, HB से HA को देखते हैं पहले, एक एक करके स्टार्ट। HA अगर हटता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, क्या ये डीलोकलाइज्ड हो पाएगा? आंसर इज यस, इसके साथ डीलोकलाइजेशन होगा और इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तुम्हारे दिमाग में सवाल ये हो सकता है कि सर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये तो ब्रिज हेड पे बन रहा है, तो ब्रिज हेड वाला रेजोनेंस कर पाएगा? तो ध्यान से देखो, कार्बन की जो चेन है उसकी लेंथ क्या है? 10 है, तो कंपैरेटिवली रेजोनेंस जो है इसमें पॉसिबल हो सकता है, जिनमें रिंग साइज छोटा था, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड O के साथ भी हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है। HB की अगर हम बात करते हैं, देखो तो जो नेगेटिव चार्ज है HB का, ये भी दो डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये ब्रिज हेड पे भी नहीं है पहली बात तो, और ब्रिज हेड वाली बात तो वैसे ही हट जाती है, क्योंकि जब 10 कार्बन आ गए तो वो अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। लेकिन अब A और B में प्रॉब्लम ये है कि जो B वाला है वो 2 ऑक्सीजन के साथ है,
इसमें एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने की जो टेंडेंसी है वो किससे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। दैट इज़ वाई ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो Hb इज मोर एसिडिक देन Ha, तो B इज मोर एसिडिक देन Ha, ठीक है। अब इनके अलावा और कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो दो ऑक्सीजन या दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो। डी वाले को अगर तुम ध्यान से देखोगे ये रेजोनेंस में इसके साथ हो सकता है, सिर्फ सी वाला भी इसके साथ हो सकता है। आप क्वेश्चन है अगर दोनों ही एक एक के साथ रेजोनेंस में स्टेबलाइज कर सकते हैं तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो अब तुम थोड़ी नज़र इस पर भी डालो कि ये जो है 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा जब डी हटेगा, तो ये जो है कितना बनेगा 3 डिग्री बनेगा। सिमिलरली Ha और Hb के साथ ये वाला फैक्टर भी था, ये 3 डिग्री बना था, कितना बना था 2 डिग्री। हम जानते हैं कौन सा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। दैट मीन्स डी और सी में डी इज मोर एसिडिक देन सी। दिस शुड बी योर ऑर्डर। तो यानी कि इस तरीके, कई बार क्या होगा पेपर में जब दो फैक्टर एक दूसरे को अपोज करते हुए नजर आ रहे होते हैं और ऐसा एग्जैक्टली हो सकता है बेटा कि तुम्हें लगे सर कंपैरिजन बन नहीं पा रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे ऑप्शन होंगे 4। जब 4 ऑप्शन होते हैं ना तो एग्जामिनर भी जानता है कि जैसे Ha और Hd में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ डिग्री को प्रेफरेंस दें या 2 जगह रेजोनेंस में है, तो तुम ऑप्शंस देखना। जब एग्जामिनर 4 ऑप्शन बनाता है तो वो जानबूझ के ऐसा ऑप्शन रखता है कि A और B में तो क्लियर कट बता सकते हैं हम कौन ज़्यादा है, B, तो किसी ऑप्शन में वो A को आगे रख देगा, किसी ऑप्शन में C और D में से C को आगे रख देगा। तो ऑप्शंस भी कई बार हमें हेल्प करते हैं वहाँ तक पहुँचने में कि सही आंसर क्या है। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो पहली क्लास से लेके अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो इस चैप्टर को मैं बहुत लेंदी नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ हर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके उसके ऊपर कुछ बेसिक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दी जाए। क्वेश्चंस एंड में कवर करेंगे। मैं तुम्हें अपने आप भी टाइम दूंगा, अपने आप बता दूंगा कहाँ से असाइनमेंट, सारी चीज़ें मैं लास्ट क्लास के बाद सब PDF दे दूंगा। वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट कि हम सब के सब, चाहे वो कोई भी बुक है जो MS चौहान तुम 11th-12th में पढ़ना चाहते हो तो उसको भी सारी, मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी बुक कोई क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तुम्हें मैं होमवर्क दे दूंगा। तो और जो भी अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनके जो असाइनमेंट होंगे, मैं जो, देखो मेरा मानना यही है, जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम्हें अगर सीखना है एंड कुछ नहीं इन चीज़ों का, तुम जितने चाहे, हर टीचर का एक अपना तरीका हो सकता है, वो तुम्हें बता सकता है इस तरीके से पढ़ो, ये क्वेश्चंस करो। लेकिन मेरे साथ जो बच्चे, तुमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं तो मेरी बात ध्यान से समझो। मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ जो मैंने तुम्हें बताया है तुम्हें किसी बुक को पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो करो। अब मैंने ये बात तुम्हें मैं हमेशा समझाता हूँ कि कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बना सकता हूँ जो तुमसे कभी नहीं होंगे, और ऐसे ही वो क्वेश्चन पेपर में कभी आने नहीं होते। वो जानबूझ के, हम जो टीचर्स हैं ये उनका ही काम होता है कि वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो बच्चों से गलत हो, उससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और वो सोचते हैं अब हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, हमसे ये नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारा मोटिवेशन या फिर तुम्हारा जो स्पिरिट है उसको डाउन करने के तरीके हैं, लेकिन हमें इस पर नहीं जाना है। तुम बेफिक्र रहो, यहाँ ध्यान से पढ़ते रहो। मैं जानता हूँ ना GOC पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 10,000। क्या तुम्हें 10,000 करने की जरूरत है? तुमसे अगर पेपर में ना हो तो बोलना। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं तुम जानते हो, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद तुम्हें सारे लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तुमसे, और बहुत आराम से। और मैं पेपर की अप्रोच के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। मैं GOC का तो कोई एंड ही नहीं है, तो क्या हम सारी ज़िंदगी GOC पढ़ते रहेंगे? तुम मेरे पॉइंट समझो। देखो बेटा, आजकल क्या है कि हम सोचना समझना बंद कर दिया है। हम सिर्फ किसी को फॉलो करते हैं, उसके पीछे पागल हो जाते हैं, और जो ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलता हूँ जिसको तुम्हें लगता है सर ये लॉजिकली सही नहीं है, तो क्वेश्चन करना तुम्हारा राइट होता है कि सर मेरे को ये इस तरीके से लगता है। हाँ, क्वेश्चन करने के तरीके अच्छे होने चाहिए, रिस्पेक्टफुल वे होना चाहिए कि सर मेरे को ऐसा लगता है ये चीज़ें, और काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो तुम्हारे डाउट बिल्कुल डिस्कस किए जाएंगे और मैं उनको ध्यान रखूँगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखो, जो भी पॉइंट तुम्हें लगता है सर मुझे ये लग रहा है, ऐसा हो सकता है, उनको आपस में डिस्कस करना जरूरी है। बट कितने क्वेश्चन पिक आउट करने हैं ये बात ध्यान रखना। जो GOC मैंने पढ़ाए, देखो कितने सारे क्वेश्चन तो हमने क्लास में करते करते कराए हैं। लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन मैं कराई दूंगा और असाइनमेंट दूंगा बहुत सारे, उन सबको करो, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद कोई तुमसे कहता है तुमसे ये सवाल आता, तो कहते नहीं हमें नहीं आता ना, हमें सीखने की जरूरत उसको। ये बात, यू नीड टू हैव अ ट्रस्ट ऑन योर टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल। जिसके पीछे तुम लगे हुए हो, जिससे तुम सीख रहे हो, सर इनके पीछे अगर हम सीख लें इनसे सारी बातें, तो हमें ट्रस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नहीं भी होता है ना, तो मान लो किसी ने दे दिया, देखो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन नहीं हो, तुमसे नहीं हो, तुम ये सोचने की जरूरत नहीं तुम्हारा GOC वीक है। तुम ये बात समझो, मैंने तुम्हें पढ़ा क्या तुम्हारा GOC वीक हो सकता है कभी भी। जब मैंने कोई चीज़ तुम्हें पढ़ाई है वो कोई वीक नहीं है, पर मैं ये बात भी जानता हूँ कि दुनिया के सारे क्वेश्चन तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तब कर पाओगे अगर तुम्हें जिंदगी में टारगेट ही GOC दिया हो। मैं कहूँ पूरा 6 महीने GOC पढ़ो,
ठीक है। तो फिर तुम हर किताब वगैरह करते जाओगे तब वो सही है, लेकिन तुम्हें मैं इस बात को बता सकता हूँ कि तुम्हारे पेपर में एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, विद कॉन्फिडेंस करके आओगे। लेकिन उस चीज़ के लिए एक बात ध्यान रखना, तुम्हें इधर उधर उल्टे सीधे सवाल नहीं कर रहे हैं बेटा, इससे मैं हमेशा बचा के चलता हूँ। तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इतने असाइनमेंट 10 असाइनमेंट दूंगा, लो GOC के मैं तुम्हें 10 असाइनमेंट्स सारे करेंगे, डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज बनाएंगे, और टेस्ट जो होंगे उनको टेस्ट को दो ध्यान से, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमेशा रहेंगी, वो कुछ ना कुछ कमेंट करते रहेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, ये कमी है। ऑलवेज रिमेंबर कि अपने आप मेहनत करो, जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी मोर देन सफिशिएंट है, साथ साथ मेहनत करते जाओ बस, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ बता रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बहुत बार तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। क्विनोक्लुडीन, दिस इज क्विनोक्लुडीन। इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, बेसिक मतलब लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है, विद दिस है। दोनों 6 मेंबर रिंग, पर मैंने दोनों को बनाने का तरीका अलग अपनाया है। नाइट्रोजन इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है। तो हमें लगता है कि सर इसमें जो है लोन पेयर अगर ये डोनेट करेगा, sp3 है, और लोन पेयर डोनेट करने के बाद भी मान लो H+ में डोनेट करें तो भी क्या रहेगा, ये sp3 रहेगा। इसके केस में कई बार बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे? तो आंसर है नो सर, ये रेजोनेंस में नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में अगर ये जाएंगे तो जो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ब्रिज हेड पे वो स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो है वो रेजोनेंस की वजह से इसको स्टेबलाइज, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरा रीज़न है, इस CO का सिर्फ जो है वो कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, -I इफेक्ट। और -I इफेक्ट की वजह से इसके लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो नाइट्रोजन लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्टेबल। तो जबरदस्ती नहीं है आंसर लाने के लिए। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द नाइट्रोजन इज मोर एसिडिक? बेसिक 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नंबर A एंड नाइट्रोजन B, दोनों में से बेसिक कौन है? अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं, प्रोटॉन अगर हम रख दें तो किसका प्रोटोनेशन होगा, A का होगा या B का होगा? तो जरा ध्यान से देखो, इस केस में 1 2 3 4 5 6 कितने मेंबर रिंग बन रही है? 6 मेंबर रिंग बन रही है। 3 एक बार देख लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं करे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कैसे भी चल जाओ 6 मेंबर रिंग ही नजर आएगी तुम्हें। अब तुम सोचोगे सर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो ऐसा नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, तो यहां इन दोनों का -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट। अब -I इफेक्ट तो इस पे भी लग रहा होगा, लेकिन -I इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। तो इस वाले नाइट्रोजन पे जो -I इफेक्ट लग रहा होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, तो इसके लोन पेयर इजीली डोनेट हो सकते हैं। तो A वाला जो नाइट्रोजन है इज मोर एसिडिक। तो इस क्लास में हमने क्या सीखा कि ब्रेड्स रूल क्या है, ठीक है। तो आपसे ब्रेड्स रूल हम ऐसे याद करते थे बच्चे कि ब्रिज हेड पर sp2 या रेडिकल नहीं बनेगा, या फिर एस पे प्लेनरिटी नहीं आ सकती है। तुम याद रखना वहाँ आ सकती है अगर कार्बन की चेन की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे कार्बन की चेन लेंथ बढ़ती रहेगी, स्टेबिलिटी क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। 8 या 8 से ज़्यादा वालों को हम कंपैरेटिवली स्टेबल मान के चलते हैं, ठीक है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेमिंग और इनकी एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, रेडिकल, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं जानबूझ के अभी डिस्कस नहीं करूँ, एंड में करें, क्योंकि अभी ब्रेड्स रूल पढ़ा है, एकदम क्वेश्चन दूंगा तुम्हारे दिमाग में ब्रेड्स रूल ही है, अप्लाई कर दोगे। जब एकदम रैंडम नया क्वेश्चन आएगा जहां कोई भी रूल अप्लाई हो रहा होगा, वहां मुझे पता लगेगा कितने लोगों ने इन सबको ध्यान में रखा हुआ है। तो ब्रेड्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तक हमने क्या पढ़ा, एसिड्स जो थे, 2 टाइप्स के एसिड हो सकते थे, या तो कार्बन एसिड्स पे अब हम आए हैं। इससे पहले हमने अल्कोहल, फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखी है। अब कार्बन एसिड्स जो हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट क्लास।